अंतर क्या है? किसको हम धन विधेयक कहेंगे और किसको हम वित्त विधेयक कहेंगे? इस दोनों को समझेंगे तो अब समझेंगे वित्त आयोग को। धन विधेयक क्या है और वित्त विधेयक क्या है? जैसे मान लीजिए कभी आप पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तब पेपर वगैरह में चर्चा सुनते होंगे ना कि जीएसटी को धन विधेयक के अंतर्गत पारित किया गया, या लिखा होगा वर्तमान की सरकार के द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत किया गया। ठीक उसी प्रकार से आप सुनते होंगे वित्त मंत्री ने वित्तीय समीक्षा के लिए या वित्त विधेयक के लिए अपना सूचना पटल जारी किया या संसद में प्रस्तुत किया। इस तरह की चर्चा जो है आप सुनने को मिलेगा। तो किसको कहते हैं धन विधेयक और किसको कहते हैं वित्त विधेयक? या आप सुनते होंगे कि बजट से पूर्व जो है वित्त सचिव के द्वारा जो है वित्तीय समीक्षा का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। चलिए धन विधेयक, धन विधेयक को समझने के लिए धन और पूंजी को थोड़ा सा समझते हैं। धन और पूंजी को समझने के लिए जैसे मान लीजिए एक कथन है, क्या सभी धन पूंजी है? ये कथन ए है। कथन बी कहता है उल्टा, क्या सभी पूंजी धन है? धन और पूंजी में बहुत अंतर है। धन जिस पर उस व्यक्ति या संस्था का अपना स्वयं अधिकार हो। जैसे समझने के लिए मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, दुकानदार के साथ आपका मूल्य में जोड़ तोड़ को संपन्न किया जाता है। तब मूल्य में जोड़ तोड़ को संपन्न किया जाता है तो एक सीमा ऐसा आएगा जहां पर आप सुनिएगा दुकानदार का स्टेटमेंट होता है कि आप हमसे चाय नाश्ता करवा ले पर बदले में आप हमसे इससे कम रकम पर वस्तु नहीं ले पाएंगे। मतलब इससे कम रकम पर हम वस्तु को आपको सौंप नहीं सकते। अब समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि दोनों ग्राहक और जो दुकानदार है उसके बीच 50 रुपए का अंतर चल रहा है। 50 रुपए का मूल्य को लेकर अंतर चल रहा है। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि ये 50 रुपए अगर वो कह दे कि हमसे नाश्ता पानी, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति का नाश्ता पानी करवाएगा तो ऑब्वियस है 50 रुपये से क्या होगा, अधिक हो, तो वो वहां खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन ये 50 रुपया कपड़े पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जो 50 रुपया नाश्ते के रूप में खर्च करने के लिए तैयार है वो उसका धन है, और जो 50 रुपया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो उसका पूंजी है। तो धन समझ गए? धन का मतलब है जिसको अपनी मर्जी से अपने इच्छा अनुसार हम उसका किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। लेकिन पूंजी जो है वह हमारा लायबिलिटी होता है। उधार लिया हुआ पैसा जो है वह आदमी क्या सोच समझकर खर्च करता है कि कैसे उसको फिर से अदा किया जा सकता है। अब आते हैं यहीं से धन विधेयक को समझते हैं। धन विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है जिससे केवल आय की प्राप्ति हो, जिससे केवल आय की प्राप्ति हो उसे हम धन विधेयक कहकर संबोधित करते हैं। वित्तीय समीक्षा भी हमने कहा था या वित्त विधेयक कहा था। वित्तीय समीक्षा हम क्या कहते हैं कि एक वर्ष का आय और व्यय कहां से प्राप्त हुआ और कहां से खर्च, वही है वित्तीय समीक्षा। वित्त विधेयक में आय
प्लस व्यय, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर दोनों को दर्शाया जाता है, तो उसको कहते हैं वित्त विधेयक। अब आते हैं जो आपका था वो वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। वित्त आयोग, इसकी चर्चा हमारे मूल संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। मूल संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। इसके बारे में अगला जो पॉइंट है वो बनता है, यह एक संवैधानिक निकाय या संस्था है। संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहा जाता है जिसकी चर्चा हमारे मूल संविधान में किसी न किसी आर्टिकल के अंतर्गत किया गया हो और उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है वह वहां के राष्ट्रपति या देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए। जैसे वित्त आयोग, महाधिवक्ता का पद, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है, हर का चर्चा जो है किसी न किसी वित्त आयोग, आर्टिकल 280, महाधिवक्ता 76, सर्वोच्च न्यायालय 124, और उसके जितना का भी हमने नाम लिया सभी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है या उसके सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो उस प्रकार के संस्था को संवैधानिक, गैर संवैधानिक जस्ट उल्टा, उस संस्था से पूछे क्या आपकी चर्चा किसी आर्टिकल में किया गया है, क्या आपके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर सवाल हां तो संवैधानिक, ना तो गैर संवैधानिक। जैसे योजना आयोग, योजना आयोग का हम लोग पढ़ते आए हैं या आगे पढ़ेंगे, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। स्वतः उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। आपका वर्तमान में जो कार्यरत है नीति आयोग, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक संस्था। तब वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा पॉइंट यहां से, इसमें एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कार्यरत है जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा। कितना परसेंट, कुल आय का कितना प्रतिशत केंद्र को दिया जाएगा और कितना प्रतिशत राज्य को दिया जाएगा। जैसे वर्तमान में यदि सरकार को 100 रुपए की प्राप्ति होती है तब 42% जो है वो जाता है राज्य को, अब बचा हुआ 58% जाता है किसको, केंद्र को। तो ये है आपका वित्त आयोग।
एक संवैधानिक संस्था आर्टिकल 220 में इसका 80 में इसका चर्चा किया गया है। इसके सदस्यों या अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व। अर्थात यहां कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि कर जो है या आय जो है यह सारा चीज शामिल होता है किसके अंतर्गत, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची मुख्य रूप से 3 सूची के रूप में बांटा गया है। 1935 अधिनियम के द्वारा 3 सूची लाया गया है। केंद्र के लिए लाया गया है क्या, 3 सूची कौन कौन, तो पहला सूची है वो है आपका राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और बाद में एक जोड़ दिया गया वो है अवशिष्ट। संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को हो वह संघ सूची है। जैसे इसमें अंतर्गत 100 विषय को शामिल किया गया। और राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को हो वह है आपका राज्य सूची। 61 चीजों को यहां शामिल किया गया है। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य, सम मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़ या किसका, केंद्र और राज्य दोनों को जिस विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार हो उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे संघ की बात कही तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण, मान लीजिए बिहार की सीमा जो है नेपाल से जुड़ रही, तो इसका निर्धारण कौन करता है, केंद्र करता है। तो वैसे विषय कहां चले जाएंगे, संघ में। और राज्य के अधीन जो कोई कानून, जैसे मान लीजिए यहां पर कहा गया शराबबंदी की बात, तो शराबबंदी की बात कही गई तो कहां की शराबबंदी, बिहार की, तो वैसे कानून बनाए जो विषय है वो आ जाएगा राज्य में। यहां आ जाएगा जैसे शिक्षा, जैसे समझने के लिए अपने यहां बिहार में चला था साइकिल योजना, यूपी में चला था आपका लैपटॉप योजना, और यह अलग अलग राज्य का है तो वहां पर कानून बना। और मध्याह्न भोजन तो सबके लिए चला, तो समवर्ती सूची। ठीक उसी प्रकार से कर वगैरह जो है, कर वगैरह भले हम देते हैं या आप देते हैं या आपके पेरेंट्स देते हैं, तो पहले किसी न किसी राज्य के सदस्य होंगे और तब केंद्र जाता है। तो इस आधार पर जो आय से संबंधित चीज है उनको या टैक्स को कहां शामिल किया गया है, समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है और 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अवशिष्ट हो गया वह विषय जिस पर केंद्र को निर्णय लेने का अधिकार है जो इसमें शामिल न हो। तो यह था आज के लिए आपका टैक्स, या टैक्स किसको कहते हैं, कर प्रणाली क्या है, वित्त आयोग क्या है। नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ टैक्स।